Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper Indian Express of January 5th. Coming to first article, it talks about the world largest hockey stadium which has been completed in Raulkela. So the name of the hockey stadium is Birsa Munda Hockey Stadium. Then next article talks about the green hydrogen mission that has been given nod by cabinet. The outlay is around 19,700 crores. The target is to include the investment of around 8 lakh crore and create 6 lakh job by 2030. तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो किसके अंडर में आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंडर में आएगा। और साथ ही साथ अगर पूछना जाए कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जो ग्रीन हाइड्रोजन है इट हैज़ सम एडवांटेजेस सच एज इट इज़ अ ग्रीन बर्निंग मॉलिक्यूल। जब वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी कार्बन, सो वी कैन मिटिगेट कार्बन एमिशन ऑफ अराउंड, आगे दिया हुआ है 50 मिलियन टन पर एनम बाय 2030। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है उसके द्वारा 50 मिलियन टन कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। जो इंडिया का टारगेट है कि आने वाले वक्त में वी हैव टू रिड्यूस इमिशन ऑफ अराउंड 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। मतलब 2005 में जो कार्बन एमिशन था उससे 45% कम एमिट करना है बाय 2030। और साथ ही साथ 50% ऑफ द टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी शुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों जो टारगेट है इंडिया का ये पूरा तभी होगा जब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हम लोग बढ़ावा देंगे। तो द गवर्नमेंट हैज़ गिवन टारगेट ऑफ अराउंड 5 मिलियन टन पर एनम बाय 2030, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन 5 मिलियन टन होगा। उसके बाद तो कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे? तो फॉर दैट देयर हैज़ बीन सम इंसेंटिव मैकेनिज्म। फर्स्ट इज टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। एक सिस्टम इलेक्ट्रोलाइजर है, प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्यूल है हाइड्रोजन। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आंसर में। दूसरा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है इंडिया का एंड इट कैन हेल्प अदर नेशन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू स्लोली ट्रांजिशन इनटू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकता है R&D में। तो अभी फिलहाल इसमें लिखा हुआ है कि एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है लेकिन वो फेवरेबल है आने वाले वक्त में। तो आने वाला जो अगला जो आर्टिकल आएगा उसमें हम लोग डिटेल वी विल डिस्कस इन डिटेल, अभी बस गो थ्रू कर रहे थे। Then next article talks about the Article 19. The Supreme Court has expanded the Article 19 provision. Earlier we have already discussed about the right to freedom of expression that is given under Article 19. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि the fundamental right under Article 19 can be enforced even against person, private person other than state. पहले जो था कि it was a negative provision for the state, तो लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए against the private citizen and also the state। तो
इसमें वही लिखा हुआ है कि इट हैज़ एक्सटेंडेड फ्री स्पीच अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन एंड ऑल्सो द अगेंस्ट द स्टेट। और आगे बात कर रहा है कि वेरियस जजमेंट था बाहर यूरोप में, यूएस में एक्सेट्रा, वहाँ से भी इंस्पिरेशन है इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका। तो यहाँ बात कर रहा है कि देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ अप्रोच, दैट इज वर्टिकल अप्रोच एंड हॉरिजॉन्टल अप्रोच। वर्टिकल अप्रोच प्रोवाइड्स वेटेज टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, मतलब कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, वेयरएज द हॉरिजॉन्टल अप्रोच जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन within the individual, that is creating certain kinds of groups such as a question of individuality versus society, question of marginal section of society versus society, उसके बाद consideration of PWD versus society एक्सेट्रा। तो वो हॉरिजॉन्टल है, अमंग द सिटीजन है। वर्टिकल मतलब होता है कि सिटीजन का राइट अगेंस्ट state। The next article talks about the effectivity of the police patrolling, मतलब पुलिस का जो रिफॉर्म होना चाहिए उसमें एक पॉइंट इसको लिख सकते हैं कि जो पीसीआर वैन होता है उनका भी एक दायरा होता है, उनका भी एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम होता है कि कौन किसका कितना जुरिडिक्शन है। अगर वो एरिया उनके अंडर में नहीं आता है तो दे यूजुअली डोंट गो देयर इन देयर पेट्रोल। तो इसमें बोलना चाह रहा है पुलिस चीफ, जो पुलिस चीफ हैं दिल्ली के, वो बोल रहे हैं डीसीपी को कि द पीसीआर वैन शुड गो बियॉन्ड जुरिडिक्शन। अगर आपका थाना वहाँ नहीं पड़ता तभी आप जाएंगे, क्यों? टू परफॉर्म योर ड्यूटी। हर बार प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना चाहिए, कभी कभी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी वी शुड वर्क मोर इफेक्टिवली, वी शुड गिव आवर 100%, तो तभी जा करके क्राइम कंट्रोल होगा यहाँ पर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 12। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि मिनिस्टर्स का जो फ्री स्पीच है इट इज़ अ पार्टी जॉब, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मिनिस्टर्स का दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड ऑल्सो द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेन he is talking on behalf of the government in the house, whereas outside house he is talking on behalf of individuality। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल बेसिस पर होगा, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसको एक्सपैंड नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, तो बस वही इसमें बात कर रहे हैं। The next article is very important regarding आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इट गिव्स अराउंड 5 to 6 points that can be used in the examination in the answer regarding health and education in GS paper 2। तो अब इसको धीरे धीरे समझते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। फर्स्ट इज कि इंडिया हैज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स रोल इन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम दैट इज relying on digital space। तो digitally India has already proved that it can create such ecosystem such as Aadhaar, UPI and etc। तो उसको कैसे यूज करें हेल्थ में भी, तो हेल्थ में ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस ड्यूरिंग कोविड पीरियड। कैसे? कोविन ऐप था जिसमें कोविड वैक्सीनेशन का स्टेटस दिया जाता था, साथ ही साथ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन था जो इम्पोर्टेंट था फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। तो ये दो ऐप है जो अभी यूज़ हुआ है
इसको और भी आगे वाले आने वाले वक्त में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन होता है कि जिसमें डॉक्टर जो भी है वो ऑनलाइन चेक कर सके, ऑनलाइन बात कर सके, ऑनलाइन कंसल्ट कर सके, ऑनलाइन गाइड कर सके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन, वो अब ऐसे क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, लैब रिपोर्ट होता है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ छोटा मोटा बीमारी में या फिर छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो उसमें वो टेलीमेडिसिन कर सकते हैं डॉक्टर। तो पहला पॉइंट होगा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सर्विसेज। तो पहला पॉइंट हो गया ये कोविन ऐप, आरोग्य सेतु, साथ ही साथ याद करते रहिए। तीसरा पॉइंट हो गया टेलीमेडिसिन। चौथा होगा यूज़ ऑफ आईसीटी। आईसीटी मतलब यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आने वाला तो आगे भी दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल, सच एज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इट क्रिएट्स नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विच मेंटेन्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। उसके अंदर में जो भी पेशेंट का एक डेटाबेस है वो रहता है। इट नॉट ओनली eases the process regarding diagnosis and also the healthcare checkups, but also helps the doctor to get a record of the patient history कि उसका क्या क्या बीमारी था पहले, क्या क्या चेक हुआ, कहाँ चेक हुआ, सब आसानी से देखा जा सकता है। तो अभी तक में 300 मिलियन ABHA आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, इसमें 50 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड लिंक्ड है। तो थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उसके अंडर में जो हेल्थ अथॉरिटी है वो एक तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है रिगार्डिंग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से। तो ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया। फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज व्हाट इज रिक्वायर्ड। पहला है कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होना चाहिए और हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री होना चाहिए, दोनों के लिए, डॉक्टर के लिए होना चाहिए, पेशेंट के लिए होना चाहिए, ताकि एक आसान तरीके से एक जो बीच में ट्रस्ट है डेफिसिट वो कम हो और चेकअप और अच्छे तरीके से हो सके। दूसरा, ड्रग रजिस्ट्री होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो इंडिया में कहीं पर भी जो ड्रग दिया जाता है क्या वो जेन्युइन है, क्या वो गलत है, क्या एडल्ट्रेटेड है, कौन सा कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो, पता चलता नहीं। तो ड्रग रजिस्ट्री से क्या होगा कि जो भी ड्रग दिया जाता है इट विल बी ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म रिपोजिटरी रहेगा, उससे पता चलेगा कि ये ड्रग सही है गलत। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। इट विल enable the health service provider and to connect with the patient। पेशेंट को जाना होता है चेकअप के लिए, साथ ही साथ उसको इंश्योरेंस चाहिए और फिर उसको पता नहीं होता है कि कौन से डॉक्टर से कैसे मिलना है। तो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस से आपको आसानी हो जाएगा डॉक्टर को नहीं, पेशेंट को फॉर बुकिंग द अपॉइंटमेंट, एम्बुलेंस एक्सेस एंड टेली कंसल्टेशन। एक एकदम फ्री सर्विस होना चाहिए सिस्टम के अंदर। तो ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया। सेवेंथ पॉइंट किसके बारे में बात करते हैं। सेवेंथ पॉइंट टॉक्स अबाउट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर एग्जाम में ऐसा लिख सके कि जैसे कोविन ऐप था जैसे वैक्सीनेशन के लिए, क्या कोविन ऐप हो सकता है चेकअप के लिए, क्या आरोग्य सेतु ऐप हो सकता है फॉर एवरीथिंग। एक ऐसा ऐप सुपर ऐप हो सकता है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, वैसे सुपर ऐप हो सकता है जिसमें आप डॉक्टर पास डायरेक्टली जा सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को ऑल ओवर इंडिया। एक ऐप हो सकता है, वो सोचना चाहिए। फॉर 8th पॉइंट इज इंश्योरेंस क्लेम थ्रू हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। एक इंश्योरेंस बहुत बड़ा इशू है। अराउंड 36% जो इंडिया में सिटीजन है इनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ में। उसको कर्व करने के लिए नेशनल आयुष्मान भारत प्रोग्राम लाया गया था, जिसमें अराउंड 5 लाख रुपीज वेर गिवन टू द
फैमिलीज, 10 करोड़ फैमिलीज। तो जो 10 करोड़ के बाहर है, जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए दैट विल verify and also that will trace the insurance, they will trace the patient and also the companies, such that the insurance scheme becomes very inexpensive, transparent, and it have more efficient, effective manner of disbursement of money to the patient। तो ये 7वां पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, बस इतना पॉइंट है, मतलब 7 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल में है, इसको आप लिख सकते हैं। तो अगर रिकैप किया जाए, पहला पॉइंट है यूज ऑफ ICT, दैट इज फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, इट कैन बी यूज्ड इन अदर एरियाज ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट इज टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन। थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट विच कैन हैव the patient's record। Fourth point is health facility register and health professional register, such that the trust deficit between doctor and the patient decreases, and also there is seamless service provided to the patient। Fifth point is drug registry, so that the single platform is created such that all drugs are available on that platform, and the authenticity of the drugs and the drugs company can be verified। Seventh point is unified health interface that will provide a seamless experience, seamless service to the patient regarding the ambulance access, booking, teleconsultation, etc। Sixth and last point, seventh point is health claim exchange program with respect to insurance। तो ये पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 15 रिगार्डिंग द वाटर मिनिस्टर्स मीट। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस ऑल इंडिया वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। तो उस पर क्या बातचीत करेंगे वो पॉइंट में लिख सकते हैं। पहला है कि they will be talk on water security in water deficit, water surplus area। Second, use of water efficiency। Third, reuse of water, waste water, grey water, water governance। grey water मतलब क्या होता है कि जो पानी को वापस से यूज कर सकते हैं इन टॉयलेट्स, सच एज किचन का जो वेस्ट से पानी आता है उसको ग्रे वाटर बोलते हैं। या पानी से आप फॉर एग्जांपल गार्डनिंग करते हैं या कार धोते हैं, वो ग्रे वाटर है। ब्लैक वाटर क्या हुआ, सीवेज जो टॉयलेट में होते हैं, वो ब्लैक वाटर होता है। ब्लैक वाटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन ग्रे वाटर को तो रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद वाटर सरप्लस इन हिली रीजन, उसके बाद वाटर एफिशिएंसी और एंड हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सब पूरा बातें होगी। उसके बाद हमारे जो जस्टिस है अब्दुल नज़ीर, वो कहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन विद इन द जुडिशरी। उसके बाद SYL क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सतलज यमुना लिंक, इट इज़ ए वाटर शेयरिंग कैनाल इशू बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। तो SYL was completed, मतलब it will be completed, then it will enable the sharing of the water of river and बियास। तो रिवर और बियास के बीच में जो शेयरिंग होगा वो होगा। पंजाब अपोज करता है शेयरिंग वाटर विथ हरियाणा। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है। तो वो पंजाब बोलता है कि वाटर शेयर करेंगे तो पानी एग्रीकल्चर लैंड में कम पहुंचेगा, उसके कारण फार्मर क्राइसिस होगा, डेट क्राइसिस होगा, एग्री क्राइसिस होगा, डिस्ट्रेस होगा, एक्सेट्रा। तो इट इज़ अ वेरी सेंटिमेंटल इशू इन पंजाब एंड हरियाणा। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पुश। ये पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसको कंप्लीट करते हैं कि यूनियन कैबिनेट हैज़ ऑलरेडी क्लियर 20,000 करोड़ ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो फॉर डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर, डीकार्बोनाइजेशन मतलब कि कार्बन का यूज बहुत कम करना, टू नील।
जो एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, स्लो ट्रांजिशन होगा। देन हाइड्रोजन अ क्लीन फ्यूल, और द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इंसेंटिव है। अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आप कोयला एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। वही बात कर रहा है यहाँ पर कि राइट नाउ इंडिया इज यूजिंग कोल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे जो बैटरी यूसेज है ना, क्या फ़ायदा हो रहा है, ईवी से क्या हो रहा है, आखिरकार कोल को यूज़ कर रहे, तो यहाँ पर लिखा हुआ। तो अगर हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसी के हिसाब से लिखा हुआ है कि 3 टाइप का हाइड्रोजन फ्यूल होता है। पहला होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन, फिर होता है ब्लू हाइड्रोजन, फिर होता है ग्रे हाइड्रोजन। जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करके जो हाइड्रोजन बनता है, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और उससे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। जो इनपुट है वो अगर फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं लेकिन बाद में जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, हो गया ब्लू हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूज़ ऑफ रिन्यूएबल पावर सोर्स ऑफ एनर्जी, वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन हैज़ वेरी स्पेसिफिक एडवांटेज। पहला है कि इट इज़ अ क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेकेंड पॉइंट है कि इट कैनॉट बी स्टोर्ड। उससे क्या होता है, स्टोर करने के लिए आपको बैटरी चाहिए, बैटरी के लिए आपको कोबाल्ट चाहिए, कोबाल्ट के लिए वापस आप माइनिंग करना हो। तो छोटा एक मतलब 1 kg हाइड्रोजन में अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 किलोमीटर गाड़ी चल सकता है। तो समझ जाइए कितना छोटा आपको रखना पड़ेगा। तो रखने स्टोरेज करने के लिए बहुत कम सामान चाहिए, कम रिसोर्स चाहिए। उसके कारण इसका जिसको इकोनॉमिक ऑफ स्केल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इज वेरी हाई, दैट इज 350 to 400 rupees per kg. When it will be reduced to 100 rupees per kg, then it will become more affordable for the masses. तो हाइड्रोजन से फ्यूल कैसे होता है, तो ये पहला है कि इट इज ए एनर्जी कैरियर, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज hydrogen fuel must be transformed into electricity by a fuel cell stack. The fuel cell converts chemical energy into electrical energy using oxidizing agent through oxidation reduction reaction. जो भी एक फ्यूल सेल के अंदर में हाइड्रोजन को आप ड्रॉ करते हैं, प्रेशराइज करते हैं और उसको कैटलिस्ट के ऊपर पास करते हैं। कैटलिस्ट होता है दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन या डिक्रीजेस द रिएक्शन, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर कैटलिस्ट के ऊपर आप प्रोसेस को हाइड्रोजन को पास करते हैं, प्रेशराइज हाइड्रोजन को, तो उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन इज स्ट्रिप्ड और उसी इलेक्ट्रॉन को फिर एक्सटर्नल सर्किट में पास किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन से नहीं बन रहा है फ्यूल, जैसे बायोगैस होता है, बायोगैस को जला देते हैं तो फ्यूल बनता है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसको हाइड्रोजन को बस उसमें से एक्सट्रैक्ट कर इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार हैव नियरली 0 कार्बन फुटप्रिंट, इट इज़ अराउंड 2 to 3 times एफिशिएंट एज बर्निंग पेट्रोल। तो उससे कार्बन एमिशन कम होगा। तो आने वाले वक्त में जो भी इंडिया का जो टारगेट है कि मिटिगेट करना क्लाइमेट चेंज को एंड रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन बाय अराउंड 50 मिलियन टन, वो पूरा हो सकेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द हीट डोम। यूरोप, अभी देखें कि यूरोप में जो विंटर हीट वेव है वो बढ़ चुका है, बिकॉज द एक्सट्रीम इवेंट द टेम्परेचर हैज इंक्रीज टू 10 to 20 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल इन द एरियाज इंक्लूडिंग पोलैंड, डेनमार्क, चेक, नीदरलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया एक्सेट्रा। तो हीट डोम है क्या? तो हीट डोम अकर्स व्हेन अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर ट्रैप्स
वार्म एरिया ओवर अ रीजन, मतलब वार्म एरिया नीचे में है तो ऊपर में हाई प्रेशर एरिया है, एयर है। तो वार्म एरिया का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो राइज करता है, लेकिन ऊपर में जब हाई प्रेशर एयर है तो कैसे राइज करे? उसके कारण क्या होता है कि द एयर रिमेन्स ट्रैप्ड, द लॉन्गर इट रिमेन्स ट्रैप्ड द मोर सन वर्क्स टू हीट द एयर। मतलब कि नीचे में जो एरिया है वो ट्रैप रहता है। ट्रैप रहने से क्या होता है, सन का जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होता है और साथ ही साथ वो एयर ज़्यादा वार्म होता है और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, वो वहीं ट्रैप रहता है। इसके कारण क्या होता है, कुछ दिन के बाद हीट डोम अकर्स। तो हीट डोम और जेट स्ट्रीम में क्या कनेक्शन है? तो यहां बात कर रहा है कि हीट डोम फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ जेट स्ट्रीम, अ फास्ट मूविंग एयर इन हाई इन द एटमोस्फेयर। When these waves get bigger and elongated, they move slowly. जब जेट स्ट्रीम जब मूव करता है, जब बड़ा हो जाता है तब वो धीरे मूव करता है। इसी कारण क्या होता है, स्लो हो जाता है। स्लो के कारण वो स्टेशनरी हो जाता है। उसके बाद जब हाई प्रेशर सिस्टम जब फॉर्म होता है तब वो ऑटोमेटिकली हीट डोम बना देता है। और फर्दर बाद में ऐसा लिखा हुआ कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये इंटेंसिटी बढ़ चुका है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ ASI। तो ASI का काम है कि जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है अराउंड 3693, दैट इज 3700, उसमें से 50 हैव गॉन मिसिंग, 50 हैव गॉन मिसिंग। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो पार्लियामेंट में कहते हैं कि 50 जैसे 50 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैव गॉन मिसिंग। तो क्यों हुआ? तो उसमें बताते हैं कि मेनी ऑफ द केसेस आर रिलेटेड टू इंस्क्रिप्शन। तो मॉन्यूमेंट नहीं था, इंस्क्रिप्शन था, बैटरी था, टैबलेट था, विच डोंट हैव अ फिक्स्ड डेट, कोई जगह नहीं है। तो इट कुड हैव बीन मूव्ड और डैमेज्ड, और अभी डिफिकल्ट है लोकेट करने में, अभी अनट्रेसेबल है, अभी पता नहीं चल रहा कहाँ कहाँ पर। तो कौन कौन सा मॉन्यूमेंट है? तो गन्स ऑफ एम्परर शेर शाह, रूइंस ऑफ कॉपर टेम्पल, लोहित, कोस मीनार, ऐसे से बहुत सारे हैं। Then, regarding the governance structure of the banking system, we can just add one data regarding this कि जो complaints है under Ombudsman scheme, it has rise to 9.39%. ये दर्शाता है कि कैसे एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को फॉर्मुलेट किया जाता है बाय द RBI। तो कंप्लेन इंक्रीज कर रहा है, उसी कारण अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करेगा और ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज करेगा। That's all for today. Thank you.